माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास एटॉमिक फिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर की पार्ट नंबर 10 लेकर आए, जो आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर और बीएससी थर्ड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, जो मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई। ठीक है, तो आइए इससे पहले वाले पार्ट में अपन देख रहे थे कि लीनियर एक्सेलरेटर अपन पढ़ रहे थे रैखिक त्वरित्र। ठीक है, रैखिक त्वरित्र क्या होता है उसकी पूरी अपन ने बनावट देख ली। बनावट इस प्रकार होती है कि यहाँ से अपन कोई भी आयन निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अपन शॉर्ट में मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। इसके अंदर अपने पास ऐसे अफवाह नलिका बनी हुई थी, ड्रिप ट्यूब जिसको अपन बोलते हैं, अफवाह नलिका थी ऐसे। ठीक है ना, ये पार्ट नंबर 9 में देखना आप, 9वें पार्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई। ये ऐसे कंटिन्यू अफवाह नलिका थी अपने पास ऐसे, जहाँ से एक आयन यहाँ से जाएगा और बार बार प्रत्येक ड्रिप ट्यूब से त्वरित होकर बाहर निकलेगा। ओके, जैसे ये पहली होगी C1, ये दूसरी होगी C2, ये C3, C4 और ये होगी आपके पास C5। तो विषम वाली 1, 3 और 5, इवन वाली एक समय एक साथ है, तो सम वाली क्या होती है, एक साथ होती है। और अर्धावत काल में यानी T/2 में एक कण इसको पार कर जाएगा और जितनी बार निकलेगा उसकी एनर्जी में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये चीज़ें अपन ने सारी देख ली थी पार्ट नंबर 9 में। आज अपन पढ़ेंगे इसका मेथड और जितनी इसको ऊर्जा मिलती है ना, कैपिटल ई, कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन या कोई भी आपका आयन इन सारी अफवाह नलिका यानी ड्रिप ट्यूब से बाहर निकलेगा तो कितनी एनर्जी लेकर वो बाहर निकलता है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो चलो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। अपने पास हो जाएगा कि सिद्धांत और कार्यप्रणाली। अपन पढ़ेंगे सिद्धांत और कार्यप्रणाली। सिद्धांत और कार्यप्रणाली ये सारे लीनियर एक्सेलरेटर में चल रहा है ना, रैखिक त्वरित्र में चल रहा है। आज अपन कोशिश करेंगे कि आपका टॉपिक पूरा हो जाए आज, है ना। सिद्धांत और कार्यप्रणाली आज अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर सिद्धांत और कार्यप्रणाली, जिसको अपन हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरी एंड वर्किंग। ये किस प्रकार थ्योरी है इसकी और कैसे ये वर्किंग होता है, थ्योरी एंड वर्किंग। ठीक है, थ्योरी एंड वर्किंग पूरी चीज़ पता है। आप जब पार्ट नंबर 9 पढ़ोगे तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार ये आयन को यहाँ पर एक्सेलरेटेड करेगा और एक जो आयन निकलेगा बाहर में वो बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट करके आयन बाहर निकलता है। तो अब आ जाइए अपन पढ़ेंगे इसकी सिद्धांत और कार्यप्रणाली, जिसके अंदर अपन फॉर्मूला निकालेंगे कि नलिका की लंबाई और नलिका का और नलिका की संख्या। ये जो नलिका अफवाह संख्या होती है ना 1, 2, 3, 4, 5, अपन ने 5 बना रखी, ऐसे टोटल n होती है। तो n नलिका की संख्या और अफवाह नलिका में क्या रिलेशन होता है ये अपन निकालेंगे। तो अपन इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि माना नलिकाओं की लंबाई, माना नलिकाओं की लंबाई, माना नलिकाओं की लंबाई इस प्रकार व्यवस्थित की जाए, नलिकाओं की लंबाई इस प्रकार व्यवस्थित की जाए, माना नलिकाओं की लंबाई इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि जब भी कोई धन आवन की जाए, कि जब भी कोई धन आयन पॉजिटिव चार्ज वहां से बाहर निकलेगा, मतलब जब भी कोई धन आयन जिसका आवेश C और द्रव्यमान क्या हो सकता है M, जब भी कोई ऐसा एक धन आयन लेंगे अपन जिसका आवेश इसके ऊपर चार्ज तो क्या हो सकता है E और मास क्या हो सकता है उसका M। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी कोई धन आयन नलिका से बाहर आए, जब भी कोई धन आयन क्या है उस नलिका से बाहर निकले, जब भी कोई धन आयन नलिका से बाहर आए, तब जो अपन यहाँ वोल्टेज लगा रहे कैपिटल V वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि बार बार वो उस ड्रिप ट्यूब से बार बार वो एनर्जी कलेक्ट कर रहा है और एनर्जी कलेक्ट करना मतलब उसकी वोल्टेज क्या हो रही है, एक तरह से बढ़ रही है। तो यानी जब भी कोई धन आयन उस ड्रिप ट्यूब से बाहर आए तब वोल्टेज V का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब विभवांतर V अधिकतम होगा। ठीक है, कि जब भी कोई धन आयन उस नलिका से बाहर निकलेगा तो विभवांतर V का मान क्या होता है, अधिकतम होगा। और प्रत्येक बार
और प्रत्येक बार वह आयन ईवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब होती है ना ईवी, आपको पता है अपन कभी कभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लिखते हैं वो क्या होती है, ईवी, और ये ईवी किसके बराबर होती है 1/2 mv²। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण और भी अपन ने बहुत सारी वैल्यू निकाली। यानी जब भी आपका कोई आयन उस नलिका से बाहर निकलेगा तो त्वरित होकर कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, ईवी ऊर्जा। बार बार इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये एनर्जी डिपेंड करेगी नलिका में। अगर माना टोटल n नलिका है तो इसका मतलब E बराबर क्या हो जाएगी, NeV। तो जब भी कोई धन आयन और प्रत्येक बार वह आयन ईवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। ठीक है, कि जब भी कोई धन आयन बाहर निकलेगा तो वो वहां पर ईवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। फिर आप वापस आगे चलिए, माना अब थोड़ा इसको फॉर्मूले को चेंज करते हैं अपन। माना NV नलिका अंतराल ln में, माना NV नलिका अंतराल ln में आयन का वेग कितना है, Vn। ln में आयन का वेग Vn है। तब इस नलिका अंतराल को पार करने में लगा समय, जो समय लगेगा इस नलिका अंतराल को पार करने में वो क्या हो जाएगा, आपका आवर्तकाल का आधा होना चाहिए। टाइम पीरियड का क्या होना चाहिए, आवर्तकाल का आधा होना चाहिए। आवर्तकाल का आधा यानी T/2 होना चाहिए। आवर्तकाल का आधा होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आप इसको ध्यान से समझते हैं अपन कि क्या लिखा। अब यहाँ से वापस ये मिटाऊंगा, एक बार बोर्ड भर गया अपने पास। अपन पढ़ रहे हैं थ्योरी एंड वर्किंग लीनियर एक्सेलरेटर की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ वही चीज़ें आपको लिखानी, क्योंकि मेन सारी चीज़ें मैं आपको छांट के लिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में भी नंबर आराम से अच्छे से मिल सके। जब भी कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो वास्तव में वो देखा कि आपने क्या क्या चीज़ में लिखी हुई है। तो अपन देख रहे हैं कि ये चीज़ अपने को पता है। अपन ने बनावट में लगभग सारा अपने को समझ में आ गया कि बनावट में कैसे हो रहा है, कि बनावट के अंदर बहुत सारी F1 नलिका बनी हुई है जिसकी लंबाई Ln। ठीक है, अब L है, अगर N नलिका तो लंबाई क्या हो जाएगी, Ln, और सभी की लंबाई क्या है, समान है। तो अपन ने यहाँ पर लिखा कि माना नलिकाओं की लंबाई इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जब भी कोई धन आयन, कोई भी एक आयन ले रहे धन आयन जिसका आवेश तो E हो गया, मास कितना उसका m, कि जब भी कोई धन आयन नलिका से बाहर आए तब विभवांतर V क्या होगा, उसका अधिकतम होगा। और प्रत्येक बार, जितनी भी बार वो नलिका से बाहर निकलेगा, प्रत्येक बार वह आयन क्या होता है, ईवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। एनर्जी को अपन ऐसे बताते ईवी। अब देखिए नीचे अपन ने क्या किया कि माना NV नलिका अंतराल, अपन टोटल कितनी लेके चल रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल NV। माना NV नलिका अंतराल Ln, इसका Ln हो गया। उसमें अगर आयन का वेग क्या हो, Vn, टोटल वो n नलिकाओं को पार कर रहा है, इसका मतलब आयन का वेग कितना हो गया, Vn। तब इस नलिका अंतराल को पार करने में लगा समय जो होगा, अपन को पहले ही बताया आवर्तकाल का क्या होता है, आधा होना चाहिए। अब देखिए आप आगे अपने पास क्या हो जाएगा, अब जो अपने पास वैल्यू बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। कोशिश करेंगे इसमें अपन पूरा पार्ट कंप्लीट कर लें। एक बार अपन मिटाएंगे तो उसमें अपना सारा पार्ट हो जाएगा। तो आप देखिएगा मेरे पास, देखिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा आप ध्यान से कि T/2 बराबर Ln/Vn। क्या मैंने लिखा जो सही है, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। ये होता है कि समय बराबर दूरी अपॉन चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम कितना हो गया आपके पास, सॉरी ऐसा नहीं, T/2 ये हो रहा है T/2 बराबर Ln/Vn। दूरी कितनी भाई, एक नलिका L1 है, एक अपॉन नलिका क्यों थी L1, तो टोटल n है तो Ln हो गया। Ln अपॉन वेलोसिटी वो आयन किस वेग से चल रहा है, Vn से। तो एक अपने पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब आप चाहो तो इसको वापस ऐसे कर सकते हो कि चूंकि आगे लिखेंगे वापस अपन, चूंकि प्रत्येक नलिका अंतराल को
चूंकि प्रत्येक नलिका अंतराल को पार करने से आयन की ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, अपने को पता है। आयन की ऊर्जा में वृद्धि ईवी है। पता है कि प्रत्येक नलिका अंतराल को पार करेगा तो आयन की ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है, अपने पास Vn हो रही है। अतः Nv नलिका को पार करने पर आयन का वेग कितना हो जाएगा। Nv नलिका को पार करने पर आयन का वेग निकालना है। वेग Vn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, आपको पता है कि यहाँ पर जो कंटिन्यू आपका आयन चल रहा है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी ले रहा है यहाँ पर, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का कि 1/2 m Vn स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो 1/2 m Vn स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, NeV। समझ में आ गया ना, ये कैसे आया, ये उसकी एनर्जी के बराबर होगा, टोटल n नलिका को पूरा करा था NeV। यहाँ से अगर आप Vn स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा Vn स्क्वायर बराबर देखिएगा आप 2NeV अपॉन m। मास उस किसका मास है, ये मास है उसके आयन का, उस आयन का ये मास है। तो यहाँ से अगर आप फाइनली फॉर्मूला निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा Vn बराबर √2NeV अपॉन m। एक फॉर्मूला आपको ये आ जाएगा कि उस नलिका का वेग कितना हो जाएगा। जब वो नलिका बार बार वहाँ से करके निकलेगी तो उस नलिका का वेग कितना हो जाता है, वो अपने पास फॉर्मूला नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 2 का मान 1 में रखूँगा, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर Nv नलिका Ln की लंबाई कितनी हो जाएगी, Nv नलिका Ln की लंबाई, लेंथ अपन निकालेंगे। देखिएगा आप T/2 ऐसे कैसे ही बराबर Ln अपॉन Vn। Vn की जगह यहाँ से क्या हो जाएगा, Vn की जगह यहाँ से हो जाएगा आपके पास √2NeV अपॉन m। ये हो जाएगा √2NeV अपॉन m। और अब आप इसको ध्यान से जमा दीजिए, Ln चाहिए आपको, तो यहाँ से आपका Ln बराबर ये मान भी इधर आ जाएगा T/2 √2NeV अपॉन m। एक मान ये हो जाएगा कि यहाँ पर Nv नलिका की लंबाई ये हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, वापस अपन इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, चूंकि एक बार है ना, मैं पूरा लिख देता हूँ फिर आपको सारी लाइनें समझाऊँ कैसे है। चूंकि परिवर्ती वोल्टता के कारण, चूंकि परिवर्ती वोल्टता के कारण दो क्रमागत परिवर्ती वोल्टता के कारण 2 क्रमागत नलिकाओं के मध्य परिवर्ती बार बार वोल्टेज परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहली ओड है विषम, फिर बाद में दूसरी सम, फिर विषम सम ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो परिवर्ती वोल्टता के कारण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के मध्य परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन क्या ले लें, f है। परिवर्ती वोल्टता के कारण परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी आवृत्ति है f, जिसकी आवृत्ति जो अपन फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो क्या है, f है। अब अपने को पता f और टाइम पीरियड एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। f इक्वल टू क्या होता है, 1/t। ठीक है, अपन वापस चेंज कर सकते हैं। अब आइए आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा कि अपने पास क्या वैल्यू आ रही है। अपन निकाल रहे हैं थ्योरी एंड वर्किंग कि जो लीनियर एक्सेलरेटर है इसकी थ्योरी कैसे चलेगी और इसका वर्किंग कैसे होगा। बनावट अपने को पूरी पता है, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे क्या आया उसी के हिसाब से अपन देखेंगे कि
T/2 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, एक एल नलिका को पार करना है, वेलोसिटी आयन का वेग कितना है वी तो अब अपने को पता है कि चूंकि प्रत्येक नलिका अंतराल को पार करने से आयन की ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही EV। पहले में EV अगर 2 को करेगा 2EV, 3 को करेगा 3EV, इसी प्रकार अपने पास N है तो अतः NV नलिका को पार करने पर उस आयन का वेग कितना हो जाएगा, आयन का वेग अपने को पता हाफ mvn², ये किसके बराबर हो जाएगा NEV निकाल देगा अपने। तो यहाँ से आप निकालिए vn², तो vn² बराबर कितना हो जाएगा, ये मान उधर चला गया 2NEV/m और यहाँ से अपने वेग निकाल दिया, वेग बराबर 2NEV/m। अब आपको पता है n क्या है, टोटल n नलिका है, E उसका आवेश, V वोल्टेज मिल रहा है बार बार, M उस आयन का मास है जो एक आयन में त्वरित हो रहा है। अब ये फॉर्मूला को मैं ऐसे ओब्लिक क्यों कर रहा हूँ, इस ओब्लिक से लास्ट में एक निष्कर्ष निकलेगा वो अपने को देखना है। यहाँ तक अपन रुके, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, इस 2 का मान 1 में रखा। इस समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर जो NV नलिका Ln उसकी लंबाई, मतलब Ln का फॉर्मूला आ जाएगा कि जो नलिका है अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी लेंथ कितनी है। तो आपको पता है T/2 बराबर Ln अपॉन ये मान यहाँ रख दिया, ठीक है, ये मान यहाँ रख गया। तो अपने पास आगे क्या हो गया, इसको इधर भेज दिया, Ln बराबर T/2 √2NEV/m। यहाँ तक इसको रोक लिया। अब इस फॉर्मूले को मैं वापस चेंज करूंगा कि यहाँ पर परिवर्ती वोल्टता के कारण 2 क्रमागत नलिकाओं के मध्य क्या हो रहा है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी F। तो आपको पता है F = 1/T। तो इस फॉर्मूले को अपन वापस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से फॉर्मूला आपका वापस चेंज, समीकरण 3 से आप देखिएगा Ln बराबर T ऊपर आ रहा है तो 1/8 आ जाएगा, तो 1/2F √2NEV/m। ये फॉर्मूला वापस चेंज। ये सारा आपको ऐसे कैसे सिस्टमेटिक तरीके से चलना। बुक्स में बहुत सारा लेंथी दे रखा है, लेकिन मैंने बिल्कुल छांट कर वास्तव में जो वैल्यू अपने को लिखनी पड़ती वो यहाँ पर लिखा ही मैंने, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपन सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। तो आपके पास ये वैल्यू ऐसे आ जाती है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको वापस चेंज कर सकते हैं। कैसे, अब अपन यहाँ पर लेंगे वेवलेंथ, लैम्डा लेंगे। तो आपको पता अगर यहाँ पर जो आयन जा रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो तो लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, C/μ। यहाँ पर अपन आवर्ती F लेकर चले तो क्या हो जाएगा C/F। अगर आपने F को इधर भेज दिया तो F बराबर क्या हो जाएगा C/λ। ये मान अपन यहाँ पुट करेंगे तो भी अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, मतलब अपन Ln को बार बार चेंज करें नलिका की लंबाई, और इस नलिका की लंबाई से क्या निष्कर्ष निकलेगा वो अपने को निकालना है। तो चलो आइए आगे आपका पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर आगे अपने पास क्या पॉइंट आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे कि यदि इस फ्रीक्वेंसी के संगत वेवलेंथ, यदि इस आवर्ती फ्रीक्वेंसी होती है, इस आवर्ती F के संगत वेवलेंथ लैम्डा हो, के संगत तरंग देरी कितनी हो अपने पास, लैम्डा हो, तब अभी मैंने लिखा अपन क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर C/μ या C/F, और यहाँ से फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास F बराबर C/λ। लैम्डा बराबर C/μ लिखते हैं, म्यू यहाँ पर F है तो C/F, और यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा C/λ। तो ये मान आपको यहाँ रखना है, और यहाँ रखोगे तो आपके पास समीकरण चेंज हो जाएगी वापस, λ/c T, हाँ एक ही बात है, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से आप देखिएगा आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Ln बराबर 1/2F। F नीचे आ रहा है ना, तो F नीचे आने का मतलब अपना फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा ऊपर चला जाएगा अपॉन 2c, तो λ/2c √2NEV/m। ये फॉर्मूला बन गया अपना ऐसा है ना, लैम्डा बराबर λ/2c/2NEV/m। अब इन समीकरण में आप देखिए, बस ये अपने पास हो गया लॉजिक पूरा, ये बना दी मैंने समीकरण नंबर 5। अब आप 3, 4 और 5 इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से अपने पास कुछ वैल्यू निकल रही कि जो नलिका की लंबाई है ना, ये वेग का मान है, इसको मिटा देते हैं। तीसरी समीकरण देखिए, वो भी Ln की है। Ln बराबर कितना है, T/2 √2NEV/m। फिर अपन ने इसको चेंज किया तो E फिक्स होता है, E उसका आवेश है, V वोल्टेज और M उसका मास, उस आयन का मास भी फिक्स है। यहाँ पर आ रहा है N नलिका की संख्या। फिर अपन ने फ्रीक्वेंसी के रूप में फॉर्मूला निकाला उसी का, तो फ्रीक्वेंसी के रूप में फॉर्मूला भी ये आया, तो N वो का वही आ रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार फिर अपन ने लैम्डा के रूप में निकाला, लैम्डा के रूप में ये फॉर्मूला है। तो यहां से अपन निष्कर्ष कर सकते हैं कि जो नलिका की लंबाई है वो उसकी नलिका की संख्या के अंडर के समानुपाती होती है। भाई बस अपने को यही चीज यहां पर निकालनी है। तो अपन लिखेंगे ये समीकरण 3, 4 व
5 से स्पष्ट है कि समीकरण 3, 4 व 5 से स्पष्ट है कि ln इज प्रोपोर्शनल टू √n। बस ये इसमें मेन चीज़, ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप, ये आप प्रयोगशाला एग्जाम, जो भी आप जनरली साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम देते हो जिसमें जनरल साइंस होती है, या ज़्यादातर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम या आपके कॉलेज लेक्चरर सेकंड ग्रेड में ये बहुत बार पूछा गया है कि रैखिक त्वरित्र में जो ln जो नलिका की लंबाई होती है उसका रिलेशन क्या होता है। आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको बस यही बताना है, बस यही चीज़ आपको निकालनी थी इसमें। भाई ये तो हो गया। अब जो आयन ऊर्जा ग्रहण करेगा उसको अपन लिख लेंगे बाद में, तो आप लिख सकते हो बाद में कि अतः रैखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाई, अतः रैखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाई, अतः रैखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाई √n जो नलिका की संख्या है, रैखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाई √n के समानुपाती होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, n के समानुपाती होनी चाहिए। ओके, ये आपके पास पूरा लॉजिक आ गया। तो इस प्रकार अपन कोई भी वैल्यू आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। एक बार बोर्ड इधर भरा, फिर अपन ने ये निकाला, ln आया, फिर ln को अपन ने एक बार फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा, फिर एक बार अपन ने आवर्ती के रूप में लिखा। तो फाइनली अपने पास 3, 4 और 5 समीकरण 3, 4 व 5 से स्पष्ट है कि ln इज प्रोपोर्शनल टू √n, या रैखिक त्वरित्र में जो नलिकाओं की लंबाई होती है वो √n यानी नलिकाओं की संख्या के √ के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा और करेंगे इसी के अंदर आगे, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये निकल गया अपने पास, और अपन आगे देखेंगे इसी में कि इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस समीकरण को ऐसे भी सेट कर सकते हो कि L1 अनुपात L2 अनुपात L3 अनुपात Ln, तो √1 अनुपात √2 अनुपात √3 √n। ये आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि रैखिक त्वरित्र के अंदर बताई गई उसकी नलिकाओं की लंबाई जो होती है वो नेचुरल नंबर के √ के समानुपाती होती है। नेचुरल नंबर ही है, उनके √ के क्या होती है, समानुपाती, √1 अनुपात √2 अनुपात √3। ये होगा L1 है तो √1 हो जाएगा, L2 है तो √2 हो जाएगा, Ln है तो √n हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन आगे लिखेंगे कि जो आयन बार बार इनसे निकलकर लास्ट में त्वरित हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। अपन इसमें लिखेंगे आगे कि पूरे रैखिक त्वरित्र में यदि पूरे रैखिक त्वरित्र लीनियर एक्सेलेरेटर में यदि पूरे रैखिक त्वरित्र में कैपिटल N अफवाह नलिका, ड्रिप ट्यूब है ना, अफवाह नलिकाएं हो, यदि पूरे रैखिक त्वरित्र में कैपिटल N अफवाह नलिकाएं हो, टोटल कितनी हो, कैपिटल N अफवाह नलिकाएं हो, तब रैखिक त्वरित से निर्गत, लीनियर एक्सेलेरेटर से निर्गत, तब रैखिक त्वरित्र से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, धन आयन की कुल ऊर्जा कैपिटल E बराबर NeV। ये बस आपको दोनों चीजें बतानी। रैखिक त्वरित से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, NeV, मतलब ये ऊर्जा वो ग्रहण करेगा। प्रत्येक बार वो वहां से निकलेगा, प्रत्येक बार वो अफवाह नलिका से निकलेगा, EV ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। टोटल अगर कैपिटल N नलिका हो तो यानी इसको टोटल जो एनर्जी मिलेगी बाद में, जब सारी नलिकाओं से आपका आयन निकल जाएगा तो त्वरित होकर जो एनर्जी ग्रहण करेगा वो हो जाएगा NeV। ये हो गया आपका सिद्धांत और कार्यप्रणाली पूरा कंप्लीट। ये चीज बतानी है और उसके बाद ये चीज बतानी है। अब आप एक चीज और निकाल सकते हो, यहां से जो धन आयन निकल रहा है उसको कितनी ऊर्जा मिल रही है, भाई पर्टिकुलर भी उसमें कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगी, उसके बाद ये ऊर्जा और ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी का एक छोटा टॉपिक और आइए इसी में अपन करते हैं। यहाँ तक तो आप ध्यान से देख लेगा कि अपने पास क्या क्या चीजें है। Ln निकाल लिया,
फिर एल एन को अपन ने ऐसे सेट कर लिया, और जब अपन ने सारी चीज़ें देखी तो अपने पास फाइनली बाद में फॉर्मूला हो जाता है कि जो नलिकाओं की लंबाई है L1, L2, L3 वो क्या होती हैं, उसकी संख्याओं के अंडर रूट के क्या होती हैं, समानुपाती होती है। ठीक है, और यदि पूरे रेखिक त्वरित्र में कितनी हो, कैपिटल N अफवा नलिका हो अपने पास, तब रेखिक त्वरित्र से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा कैपिटल E बराबर NeV। आइए अब इसी का एक छोटा सा टॉपिक अपन वो कर लेते हैं कि अपने पास क्या हो जाएगा। अपने पास हो जाएगा कि जो धन आयन निकल रहा है उसको कुल ऊर्जा कितनी मिल रही है यहाँ पर, है ना, निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा अपन निकालेंगे। तो इसी का एक छोटा पार्ट है कि निर्गत धन आयनों की कुल ऊर्जा, इसी के अंदर है ना, निर्गत धन आयनों की कुल ऊर्जा, इसी के अंदर कुल ऊर्जा कितनी मिल रही है, पर्टिकुलर भी उसमें आयन में कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगी, और ये और ऐड हो जाएगी, तो कुल मिलाकर अपने को वही निकालनी है कि जो धन आयन पूरा उन नलिकाओं से बाहर आ रहा है निर्गत होकर, तो उसकी जो ऊर्जा हो रही, एनर्जी हो रही, उसके अंदर अपने को क्या रिलेशन प्राप्त हो रहा है वो अपने को देखना है। तो निर्गत धन आयनों की कुल ऊर्जा, तो अपन लिखेंगे कि यदि रेखिक त्वरित्र में, यदि रेखिक त्वरित्र में आयनों को भेजने से पहले, जब तक भेजा नहीं उसके बाद, रेखिक त्वरित्र में आयनों को भेजने से पहले, जब तक भेजा नहीं उससे पहले, है ना, यदि रेखिक त्वरित्र में आयनों को भेजने से पहले उनकी ऊर्जा K थी, क्या यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, आयनों को भेजने से पहले उनकी ऊर्जा K थी। यहां पर देखिएगा आप ध्यान से, क्या क्या अपन है कि रेखिक त्वरित्र में आयन को अभी तक नहीं भेजा, तो आयनों को भेजने से पहले उनकी ऊर्जा कितनी थी, K थी। अब आगे क्या होता है आप देखिए, तब N नलिका को पार करने पर आयन का वेग कितना हो जाएगा, तब N नलिकाओं को पार करने पर, तब N नलिकाओं को पार करने पर आयन का वेग, यहां पर देखो चेंज होगा मान, कैसे, आपको पता है कि उसकी जो एनर्जी कितनी बन रही है, वो बन रही है 1/2 mvn² बराबर NeV प्लस K। भाई ये बात, जैसे ही आपका आयन गतिशील हुआ तो उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी, यही किसके बराबर होगी कि प्रत्येक बार ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी ये एनर्जी बची हुई, तो यहाँ से आपके पास Vn² कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास Vn² हो जाएगा, आपके पास 2 उधर चला गया तो 2 NeV प्लस K/m, या फाइनली आप देखोगे यहाँ पर Vn बराबर कितना हो जाएगा, √2 NeV। ये भी आपको करना जरूरी। अब एग्जाम में कैसे पूछे तब आपको ये चीज़ें करनी, ध्यान रखिएगा आप। अब देखो वापस आपका Vn चेंज हो गया, वापस Vn चेंज हो गया, और Vn चेंज होने के बाद अपने पास ये फॉर्मूला हो जाता है। एंड अब इस कंडीशन में अगर आपको Ln पूछ ले तो Ln क्या हो जाएगा, अतः उस नलिका की लंबाई Ln बराबर कितनी हो जाएगी, 1/2f √ होगा कुछ नहीं, बस ये मान आ जाएगा, ऐसा कैसे, √2 NeV प्लस K/m, ये ऐसे समझाएगा, है ना। Ln बराबर 1/2f √2 NeV प्लस K/m। तो अतः रेखिक त्वरित से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा, तो अतः रेखिक त्वरित से निर्गत, अतः रेखिक त्वरित से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, रेखिक त्वरित से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा। अब यहां पर निकालेंगे अपन, कैपिटल E निकलेगा, वो आपकी कितनी हो जाएगी, कैपिटल E बराबर NeV, ये इसको मिल रही है, और प्लस K ऑलरेडी उसके अंदर है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका साइक्लोट्रॉन रेखिक त्वरित आपका लगभग टॉपिक पूरा कंप्लीट है। बस इसमें कुछ एक चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन ने निकाला
कि उसकी सिद्धांत और कार्यप्रणाली देखी तो उसके अंदर अपने पास ln नलिकाओं की लंबाई में और उसके जो नंबर होते हैं उसके अंदर क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि जो आयंस उस ड्रिफ्ट ट्यूब्स को बार बार पार करेगा तब उसको एनर्जी कितनी मिल रही थी, ये मिल रही थी। एनी भी लिख ली। लेकिन अगर अपने को पूछ ले कि बाद में जो निकल जाएगा धन आयन उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो कुल ऊर्जा का मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसके अंदर होगी। अपन ये मान सकते हैं कि पर्टिकुलर थोड़ी सी भी एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए, और जब उसको अपन वो ट्यूब्स में से गुजार रहे तो उसकी एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। तब अपने पास क्या कंडीशन हो जाएगी, यही चीज़ अपन ने देखी कि यदि लीनियर एक्सेलरेटर में आयनों को भेजने से पहले, जब तक अपन आयंस को भेजा नहीं तब तक उनकी ऊर्जा कितनी थी, एनर्जी के टी, ये अपन ने मान लिया। तब एन जो नलिका है यहाँ पर ट्यूब्स है उनको पार करेगा तब आयन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अपने को पता है हाफ mv/n², ये होती है काइनेटिक एनर्जी, बराबर ये एनर्जी बराबर होगी NeV प्लस के। सही है ना, ऐसे लिखेंगे अपन कि ये उसको ऊर्जा मिल रही है और ये एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है। तो यहां से अगर आपने Vn² निकाला तो Vn² बराबर कितना हो गया आपके पास 2NeV प्लस k/m। अपन ने वैल्यू को इधर उधर ट्रांसफर कर लिया और फाइनली अपने पास Vn जो आयन की वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, √2NeV प्लस के। यहाँ पर के और जुड़ गया, पहले सिद्धांत और कार्यप्रणाली में के नहीं था, यहाँ पर के और जुड़ गया अपॉन m। तो इस कंडीशन में जो नलिका की लेंथ हो जाएगी ln, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा 1/2f √2NeV प्लस के ब्रैकेट में अपॉन में क्या हो जाएगा m, वेयर n नंबर, E उसका चार्ज है, V उसका वोल्टेज है, K उसकी काइनेटिक एनर्जी है एंड M उसका मास है। ये सारी चीजें किसकी, उस आयंस की या उस पार्टिकल की हैं। तो फाइनली अपन लिख सकते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेटर से जो धन आयन निकल रहा बाहर पॉजिटिव चार्ज, उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा कैपिटल E बराबर NeV प्लस K। ये आपका लीनियर एक्सेलरेटर लगभग कंप्लीट है पूरा। एक इसका छोटा सा टॉपिक और बचा है कि इसमें जो बनते हैं ना फॉक्सिंग, वो रेडियस और फेज पे डिपेंड करता है, वो किस पर होगा, इसकी शॉर्ट टिप्पणी अपन बाद में देखेंगे। तो ये आपका लीनियर एक्सेलरेटर जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो किस प्रकार से बन सकते हैं अपन देखेंगे। लेकिन इसके बाद एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि अपन ने जो भी पहले जो क्लासें बना ली अपन ने 7 पार्ट तक, वो आपके यूनिट फर्स्ट के बने हुए हैं। BSc B.Ed फोर्थ ईयर वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो अपन ने 7 पार्ट बना चुके हैं अपन 1 से लगाकर 7, वो आपके यूनिट फर्स्ट के बने हुए ऐसे कैसे। जो BSc थर्ड ईयर के चलता है क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट, लास्ट की जो थर्ड यूनिट है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी का पार्ट वहाँ था। और फिर उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा गैप लेकर 8वां पार्ट, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक तरीके से यूनिट 3, 4, 5 इन पूरी को पीछे से कंप्लीट कर लूँ। फिर ये बचा हुआ पार्ट अपन क्या करेंगे उसको अपन बाद में देखेंगे। तो 8वें पार्ट से आपकी यूनिट 3 स्टार्ट हुई, जिसका नाम है एक्सेलरेटर्स, जो आपका पूरा सिस्टम चल रहा है त्वरित्र से। तो अपन ने 8, 9 और आज 10 3 पार्ट पढ़ लिए। इन तीनों पार्ट में अपन ने पहले वाले पार्ट में देखा अपन ने एक्सेलरेटर क्या होता है, आयन सोर्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर आयन सोर्स प्राप्त करने की कुछ विधियाँ थी, 2 विधियाँ अपन ने उसमें पढ़ ली थी। फिर एक विधि अपन ने पढ़ी थी 9वें वाले पार्ट में। ठीक है, 9वें पार्ट में एक विधि और लीनियर एक्सेलरेटर वाला टॉपिक शुरू किया। तो उसकी बनावट डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा था, उसका डायग्राम कैसे क्या प्रोसेस होता है वो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट करवा दी थी। ठीक, और आज अपन ने पढ़ी अपन ने वर्किंग एंड थ्योरी एंड वर्किंग, सिद्धांत और कार्यप्रणाली पूरा किस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से आप जब नोट्स बनाओगे तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई। फिर अपन ने बाद में देखा कि जब धन आयन आपका पूरा कंप्लीट बाहर निकलेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी प्राप्त हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन कितने रूप से पूछ सकते हैं, आइए मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ। क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा आपके पास कि जो टोटल आपका बाहर निकलेगा आयंस, वो आपका किस रूप में निकल सकता है। तो चलो आइए अपन देखते हैं इसको। अपने पास हो जाएगा कि एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रैखिक त्वरित्र की बनावट। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ही मैं आपको कराता हूँ, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो सारे उसमें आ जाएंगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन सारे उसमें आ जाएंगे कि रैखिक त्वरित्र की बनावट तथा कार्यप्रणाली, प्रोसेस को समझाइए तथा कार्यप्रणाली को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर ये चेंज करते हैं तो इस क्वेश्चन को अलग रूप में कैसे पूछ सके, अलग रूप में आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि रैखिक त्वरित्र द्वारा त्वरित किए गए, रैखिक त्वरित्र द्वारा त्वरित किए गए जो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेटर से जो आपका पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, तो उसको अगर आपको एनर्जी पूछे तो आपको क्या करनी, रैखिक त्वरित्र द्वारा त्वरित किए गए
आवेशित कणों की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। ये आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवेशित कणों की, जो कण आपका चार्ज हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको। आवेशित कणों की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। बस ऐसे आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन आपका अलग नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने का इनका जो मेथड होगा वो कैसे हो जाएगा मेथड, कि या तो छोटा क्वेश्चन आएगा तो छोटा भी इसी में से पूछ सकते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है कि रेखिक त्वरित्र की जो बनावट है, जो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आपको करना है, एंड उसकी वर्किंग, पूरा वर्किंग कैसे चलता है वो आपको समझाना है। तो आपको बनावट विथ डायग्राम, विथ उसकी थ्योरी डायग्राम को, प्लस अपन ने जो उसकी थ्योरी एंड वर्किंग देखा था, जिसमें अपने पास फॉर्मूला आया था ln बराबर एक तो आया था आपके पास इज प्रोपोर्शनल टू √n, L1 अनुपात L2 रेसो L3 रेसो Ln इक्वल टू √1 रेसो √2 रेसो √3 डैश डैश √n। ये फॉर्मूला प्लस उस एनर्जी, जो उस आयंस को एनर्जी मिल जाएगी NeV हो जाएगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, उसका आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि लीनियर एक्सेलरेटर द्वारा जो आवेश त्वरित किया जा रहा है उसकी ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम तो बनेगी, शॉर्ट में आप वो लिखिए बनावट और कार्य प्रणाली को समझाइए, प्लस अपन लास्ट में टॉपिक क्या था, निर्गत धन आयनों द्वारा प्राप्त कुल एनर्जी। और वो कुल एनर्जी अपने पास क्या आई थी, वो आई थी अपने पास फॉर्मूला E बराबर कैपिटल NeV प्लस K। ये आपको फॉर्मूला उसके अंदर बताना है भाई। K तो उसके पास ऑलरेडी है एनर्जी, और वो जब बार बार उन ड्रिप ट्यूब से निकलेगा तो ये एनर्जी पूरी वो क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार आप ये चीजें इसके अंदर बता सकते हो, ठीक है। अब अपन अगले पार्ट में क्या देखेंगे कि इसी से रिलेटेड कोई दो टॉपिक निकले, लीनियर एक्सेलरेटर का एक, अभी जो मॉडर्न जमाने में जो एक्सेलरेटर चलता है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें जो आयंस बाहर निकलते हैं वो आयन एक प्रकार से रेडिकल फोक्सिंग के रूप में निकल रहे हैं। रेडिकल जो रेडियस बनती ना, उस फोक्सिंग के रूप में निकलेंगे, और कैसे इसका यहाँ पर रोल होगा वो अपन चीजें देखेंगे पार्ट नंबर 11 के अंदर। तो इन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद पूरी करूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि सारी चीज़ें अपन ने यहाँ से क्लियर रूप में खोल कर लिखी है। थ्योरी के अंदर भी लिखा अपन ने, थ्योरी में भी सारी चीज़ें अपन ने पूरी 1 बाय 1 किस प्रकार उसकी वेलोसिटी आपको प्राप्त हो रही है, वेलोसिटी के बाद कैसे उसकी लेंथ प्राप्त हो रही है। लेंथ का फॉर्मूला अपन ने 3 अलग अलग पार्ट में निकाला, चाहे वो फ्रीक्वेंसी के रूप में हो, चाहे वो टाइम पीरियड के रूप में हो, एंड चाहे वो वेवलेंथ के रूप में हो। तो तीनों फॉर्मूले से अपन ने बाद में ये कंक्लूजन निकाला कि जो लेंथ है Ln वो इज प्रोपोर्शनल टू √n, वेयर n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ ड्रिप ट्यूब्स। n क्या है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ ड्रिप ट्यूब्स। तो यानी फाइनली इसका कंक्लूजन निकला कि लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर जो आपकी ड्रिप ट्यूब्स होती हैं उसका जो मान होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो इसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टू बी नंबर ऑफ ड्रिप ट्यूब्स, उसके अपवाह नलिकाओं की संख्या की क्या होती हैं, √ के समानुपाती होती है। ये चीजें निकाली। फिर उसके बाद अपन ने निकाला कि जब यहाँ से आयंस जो बाहर निकल रहे हैं वो टोटल कितनी एनर्जी वहां से प्राप्त कर रहा है, वो कर रहा है कैपिटल NeV, वो अपन ने देख लिया। लेकिन बाद में अपन ने ये देखा कि फाइनली अगर वो आयंस वहां से पूरा बाहर निकलता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो उसकी टोटल एनर्जी अपने पास होगी कि उसके पास पर्टिकुलर कोई तो एनर्जी पहले से ही थी, माना उसके पास कैपिटल K एनर्जी थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एनर्जी उसके साथ और जुड़ जाती। आपको जो इसका आंसर देना वो इसी के अंदर हो जाएगा कि लीनियर एक्सेलरेटर द्वारा त्वरित किए गए जो आवेशित कण है उसकी ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। तो यह हो जाएगा आपके पास कैपिटल E बराबर NeV प्लस K। बस ये फॉर्मूला आपको निकालना है, सारी चीजें कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना सही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चार्ज करने की दो, मैं कर गयो यार, ध्यान न रह गयो।